नमस्कार मित्रों। मैं अभी मार्क्स के बारे में ही अपनी बातें रख रहा हूँ और अब मैं जो है कार्ल मार्क्स ने जो एक सिद्धांत दिया था, जिसको मतलब वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। इस पर बहुत प्रहार करते हैं पूंजीपति वर्ग के लोग जो है, यहाँ तक कि जो हमारे प्रोफेसर लोग होते हैं वह भी जो है वो उसी ढंग के प्रहार करते हैं। और खासकर सोवियत रूस में जो समाजवाद आया, वैज्ञानिक समाजवाद हम लोग जिसको कहते हैं, स्टालिन के नेतृत्व, लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में, उस पर भी लोग बहुत प्रहार करते हैं और वो उसे कहते हैं कि हिंसक होता है। तो पहले आप समझ, हम लोग इस पर बात करेंगे कि वैज्ञानिक समाजवाद क्या है और दूसरे अलग अलग तरह के समाजवाद क्या हैं। बहुत संक्षिप्त में, बहुत ज़्यादा मैं विस्तृत नहीं जाऊँगा। अलग अलग प्रकार के जो है समाजवाद पर थोड़ा बहुत मैं विस्तार से नहीं, मतलब बस थोड़ी बहुत अपनी बात रखूंगा। लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद है, इसको समझिए। पहले वैज्ञानिक समाजवाद से पहले काल्पनिक समाजवाद था, जो फ्यूरिये और कुछ लोग थे उनसे, तो उन्होंने काल्पनिक समाजवाद की स्थापना की थी। आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में काल्पनिक समाजवादी, अलग अलग प्रकार के जो समाजवादी थे उसकी चर्चा भी की गई है उसमें। तो समाजवाद क्या है, पहले समझिए कि समाजवाद है कि मतलब पूंजीवाद के विपरीत है समाजवाद, जहां पर पूंजीवाद में व्यक्तिगत संपत्ति होता है, लेकिन समाजवाद में सामाजिक संपत्ति की बात होती है कि सारी संपत्ति किसकी होगी, तो समाज की होगी। समाज, क्योंकि समाज का उत्पादन कर रहा है तो उसका हक भी, मैंने उस पर प्रोडक्शन पर जो अधिकार भी किसका होना चाहिए, समाज का होना चाहिए। और समाज में जब प्रोडक्शन जमा होगा तो फिर उसका न्यायपूर्ण वितरण भी होगा उसमें। ठीक है। तो समाजवाद में व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं बल्कि सामाजिक सिद्धांत है, जहां पर उत्पादन के साधन भी समाज के होंगे और उत्पादन से जो उत्पादित सामग्री होगी वह भी समाज की होगी और समाज में उसका फिर न्यायपूर्ण बंटवारा होगा। ऐसी व्यवस्था को ही जो हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं, जहां पर उत्पादन सामाजिक तरीके से होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। तो मार्क्स ने भी इसको जो है कहा वैज्ञानिक समाज, माने मार्क्स ने वैज्ञानिक समाज, अपने समाजवाद को उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद कहा। क्यों? क्योंकि वह समाजवाद वैज्ञानिक तरीके का समाजवाद होगा। इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो समाजवादी हैं वो भाववादी तरीके के समाजवादी भी हैं। हाँ, अच्छा, रामराज जैसे क्या है एक ढंग का, वो भी एक समाजवादी है, या लोहिया का भी समाजवाद है, उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन लोहिया का समाजवाद भाववादी नहीं है, वो नास्तिक ही है एक ढंग का। तो कार्ल मार्क्स ने जो है वैज्ञानिक समाजवाद की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि पूंजीवाद जब खत्म होगा तो एक नई व्यवस्था मजदूर वर्ग लाएगा, जिसको समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। और यह समाजवादी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था होगा और यह जो है पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की कड़ी होगा। यहाँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था में ही पूरी तरह जो है समानता नहीं स्थापित हो जाएगी, बल्कि समानता धीरे धीरे स्थापित होगी, उस साम्यवाद की तरफ जाएगी। यहाँ पर शोषण नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं किया जाएगा, या ना पूंजीपति को शोषण करने दिया जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद में, जहां उत्पादन जो है सबके हितों को ध्यान में रख कर किया जाएगा, जहां पर महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। चाहे हमारे जैसे भारत में अगर दलित समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, या आपको मतलब अन्य जो उपेक्षित समाज के जो लोग हैं, है ना, उनको बराबरी का अधिकार जो है समाज में दिया जाएगा, उनके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था की जाएगी। और वहां पर ईश्वरीय सिद्धांत नहीं होंगे। वैज्ञानिक समाज मतलब वैज्ञानिक तरीका होगा, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। वहां पर सोचने की, समझने की, समाज के विकास की वैज्ञानिक तरीके से जो है चीजों का विकास किया जाएगा। वहां पर भाववादी मतलब ईश्वरीय कल्पना से आधारित नहीं होगा समाज। वहां वैज्ञानिक समाजवाद, वहां स्कूलों में जो शिक्षा दी जाएगी वो वैज्ञानिक तरीके की शिक्षा दी जाएगी, जहां ईश्वर और जो धार्मिक विश्वास, आडंबर है ना, इन सब की जगह नहीं होगी वहां पर। इनके खिलाफ जो है समाज में जागरूकता लाई जाएगी और लोगों को जागृत किया जाएगा और वैज्ञानिक सोच से लैस किया जाएगा जहां पर। तो ये वैज्ञानिक समाजवाद की मार्क्स ने कल्पना की है। अब ये उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक समाजवाद में जो है वो अब वहां पर चूंकि दो वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है और मजदूर वर्ग है, तो वहां पर मजदूर वर्ग चूंकि अभी पूंजीवाद में पूंजीपति वर्ग का कब्जा चल रहा है। कुछ मुट्ठी भर लोग जो है, आप कह सकते हैं कि 10% लोग 90% लोगों पर कब्जा किए हुए हैं।
इसका ठीक उलट होगा, वहां पर 90% लोगों का कब्जा जो होगा सत्ता पर, और 10% लोग जो है सत्ता से बाहर होंगे, पूंजीपति वर्ग, जिनको शोषण करने नहीं दिया जाएगा। तो वहां पर जो है अगर वो कोई शोषण करने की कोशिश करेगा या उस राज्य को पलटने की कोशिश करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको रोका जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। तो इसीलिए जो है वहां वैज्ञानिक समाजवाद में ये कार्य होगा ताकि सत्ता पलट ना दे पूंजीपति, क्योंकि पूंजीपति अगर आप किसी जो आराम तलबी लोग हैं अगर उनसे आराम तलबी लोग से उनके आराम की वस्तुओं को आप छीन लीजिएगा तो चुप तो नहीं बैठेंगे, वो विरोध करेंगे, वो आपके तख्ते को पलट देने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से उन्हें दबाना होगा। अब इस दबाने को लोग क्या कहते हैं, लोग सोचते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ। नहीं, वैज्ञानिक समाजवाद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबको होगी, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस लिए, तो समाज को और डेवलप करने के लिए, समाज के विकास के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न कि समाज को और नीचे की ओर ले जाने के लिए, समाज को खत्म कर देने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और यह हर शासन प्रशासन में होता है। आज भी आपको पूंजीवादी व्यवस्था में शासन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उतने हद तक दिया जाता है जितने हद तक आप इस पूंजीवाद की सुरक्षा हो सके, उससे ज्यादा आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जाती, ना तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वैसे ही वहां अगर मजदूर वर्ग के हितों के बाहर जाकर के अगर वो आप कोई बात करते हैं, कहते हैं और करते भी हैं, तो स्वाभाविक है कि जो है वहां पर दंड दिया जाएगा। जैसे इस पूंजीवादी व्यवस्था में दंड दिया जाता है, हर व्यवस्था की अपनी जो है अपनी प्रतिबद्धता होती है। तो यह जो है 90% के खिलाफ अगर 10% जो है कुछ बोलेगा तो वहां पर उसको जो है उसकी आवाज को तो नहीं, लेकिन उसके कार्य प्रणाली को जो है उसको नियंत्रित किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। तो ये होगा ना कि, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यही हुआ कि आप मजदूर वर्ग के हित में कोई बात रखने के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र होंगे, वहां प्रतिबंध आपको नहीं होगा। तो ये वैज्ञानिक समाजवाद है। अब इसके चूंकि इसी में जो डिक्टेटरशिप की बात जो मार्क्स बोले हैं कि सर्वहारा की तानाशाही चलेगी, तो इस तानाशाही शब्द से ही जो है बहुत सारे लोग जो है चिढ़ जाते हैं, या वो नहीं कहते, उनको लगता है कि डर लग जाता है कि तानाशाही क्यों होनी चाहिए। लेकिन इस बात को समझा जाना चाहिए कि तानाशाही का मतलब किसी को कत्लेआम कर देना, मार देना, ये हिटलर की तानाशाही नहीं है। तानाशाही का मतलब मजदूर वर्ग की तानाशाही का मतलब हुआ कि मजदूर वर्ग के हित में जितना भी काम हो सकता है वो किया जाएगा। पूंजीपति वर्ग को अब बेवजह कुचल नहीं दिया जाएगा, बल्कि पूंजीपति वर्ग को भी कहा जाएगा कि उनको सिखाया जाएगा कि आप श्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, आप शोषण मत कीजिए किसी का। आपके पास अथाह, आप चाह रहे हैं कि हमारे पास अथाह रहे, उससे आपको भी नुकसान है और जनता को भी नुकसान है। तो आप जो है क्या कीजिए, आप शासन के हित में मजदूर वर्ग के हित में आप भी काम कीजिए, आप भी मजदूर की तरह आप जो काम कर सकते हैं वह काम कीजिए, लेकिन शोषण करने का अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको रोका जाएगा। तो यही तानाशाही का मतलब, और कुछ विशेष नहीं है कि आपको मार काट लूटपाट जैसे हिटलर ने, मुसोलिनी ने किया था, वो स्थिति नहीं होगी। ये तो उल्टा है। हिटलर और मुसोलिनी तो कम्युनिस्टों के खिलाफ था, कम्युनिस्टों पर तो सबसे पहले उसने हमला किया उसने। तो इसलिए हमारा समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, उससे बिल्कुल भिन्न समाजवाद है। और इसी के कारण जो है आपको इस तानाशाही के कारण ही जो है अलग अलग समाजवाद पैदा हुए उसमें। खासकर अभी भारत में के संदर्भ में अगर देखा जाए तो लोहिया का समाजवाद ज्यादा प्रचलित है, ठीक है, जिसको अब बहुजन समाज के लोग जो है एक ढंग से मानते भी है कई लोग। तो लोहिया का समाजवाद भी मार्क्स से प्रभावित समाजवाद है। वैज्ञानिक समाजवाद के जो गुण हैं वो सारे गुण उसमें हैं, बस केवल वो कहता है कि डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। समाजवाद कैसे आएगा, तो वो कहता है कि संसद के रास्ते हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है समाजवाद लाएंगे। हम संसद में अधिक अपना विधायक, अपना सांसद भेजेंगे और उस ढंग से हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा तो हम संविधान में ही हम बदलाव कर देंगे। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि यह व्यवस्था का बदलना कोई हमारे आदर्श के हिसाब से कोई चीज नहीं चलता है। मार्क्स यथार्थवादी थे, आदर्शवादी नहीं थे। तो इसलिए मार्क्स ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, आपको बलपूर्वक जो है इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा। शांतिपूर्ण तरीके से कोई बदलाव नहीं आएगा। यही दोनों में अंतर है। ये कहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव आएगा। तो कैसे आएगा, आप देख लीजिए कि भारत में तो इतने दिनों से शांतिपूर्ण बदलाव की बात होती आ रही थी, लेकिन अब देखिए क्या हुआ। सत्ता जो है धीरे धीरे आज कांग्रेस से कहां चला गया, आज फांसीवादियों के हाथ में चला गया।
एक ढंग से आप भाजपा का जो शासन है वो क्या है, वो हिंदुत्व फासीवादी है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था का गठजोड़ चल रहा है उनका। तो उस ढंग से वो क्या कर रहे हैं, वो फासीवाद की तरफ जा रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद नहीं आ सकता है, इसलिए लोहिया का समाजवाद जो है वो भी फेल हो रहा है उनका। और मार्क्स का नहीं आया अलग बात है, लेकिन जहां आया वहां देखिए शुरू में बहुत तेजी से विकास हुआ, चरम सीमा में विकास हुआ। जहां आया चीन में आया, चीन में भी चरम सीमा माने काफी विकास हुआ माओ सेतुंग के नेतृत्व में। तो अलग अलग देशों में जहां भी मैंने आया हुआ है वहां देख लीजिए कि कितनी अच्छी व्यवस्था। आज कोरोना व्यवस्था में भी देख लीजिए कि जहां पर लेफ्ट का माने मजदूर वर्ग का कम्युनिस्ट सरकार है, वहां देखिए कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, उतना उनको सुविधा दी जा रही है, वहां रोक लग रहा है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जहां नहीं है वहां पर देखिए कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। डेली पेपर में दे रहा है, आज भी पेपर में दे रहा है कि कैसे कालाबाजारी हो रही है, दवाओं की, बहुत सारे माने ऑक्सीजन की हो रही है। तो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं आएगा, मजदूर वर्ग ही इसको उलटेगा। तो इसके लिए मार्क्स ने कहा कि इस मजदूर वर्ग को संगठित होना पड़ेगा। और अलग फिर उस फेबियन सोसाइटी भी एक है, फेबियनवादी भी समाजवादी है, वो एक ढंग के उसी ढंग का है। मतलब दो ही मान के चलिए वर्ग मुख्य रूप से, एक है शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाने वाले और दूसरा है कि भाई क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष के जरिए जो है समाजवाद लाने वाले। यही दो मुख्य रूप से है। तो मार्क्स को हम वैज्ञानिक समाजवादी कहते हैं क्योंकि वहां विज्ञान आधारित, विज्ञान मुख्य होगा और वर्ग संघर्ष के जरिए वह समाजवाद आएगा और उसका लक्ष्य साम्यवाद की तरफ जाना होगा। यही समाजवाद मुख्य रूप से अभी हम लोग समझ सकते हैं उसमें। तो इतना ही अभी की वीडियो में। अगले वीडियो में जो है वो मैं वर्ग संघर्ष पर बात करूंगा कि वर्ग संघर्ष क्या है और वो कैसे उसके जरिए समाजवाद लाया जा सकता है। तो आज इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।